बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 तिहाइयों से जायद पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे की कोशिश करती रही। इमरान खान ऐलानात करते रहे कि इनकी जमात पाकिस्तान से करप्शन का नासूर उखाड़ फेंकेगी और फिर तवील जदोजहद के बाद बिलाखिर तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिल ही गई। इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए, मगर गुज़श्ता बरस की तरह इस साल भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी की है कि तब्दीली सरकार के दौर में करप्शन मजीद बढ़ गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी करदा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI बराए साल 2020 में पाकिस्तान की पोजीशन पहले से भी बदतर हो गई है। पाकिस्तान का स्कोर गुज़श्ता बरस 32 के मुकाबले में 31 हो गया है और यूं पाकिस्तान 180 ममालिक में 124वें दर्जे पर पहुंच गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स और वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी से मुतालिक शोबे में भी कम स्कोर किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मजमूई स्कोर में CPI 2020 के मुकाबले में 1 दर्जे की कमी हुई है। इस रिपोर्ट के बाद अपोजिशन जमातें हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। वज़ीर आज़म और उनकी टीम पर शदीद तनकीद की जा रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हर महाज पर सिलेक्टेड हुकूमत नाकाम रही है। इमरान खान साहब मुबारक हो, सिलेक्टेड हुकूमत ने सिर्फ करप्शन, कमीशन और चोरी में तरक्की की है। उनका कहना था कि ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट इमरान खान के झूठे बयानिए और इल्जामात के मुंह पर एक तमाचा है। दूसरों को चोर चोर कहने वाले फरिश्तों के दौर में मुल्क करप्ट तरीन हो गया है। इसी हवाले से मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर इजलास में ब्रीफिंग दी है। हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2017 और 2018 के डेटा को मद्देनजर रखते हुए ये रिपोर्ट जारी की है। शहबाज गिल साहब ने अपने ट्वीट में कहा कि PDM और इसके हवारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2019 की रिपोर्ट के पीछे अपने गंदे गुनाह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन को ये पता होना चाहिए कि ये नून, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान की करप्शन का गंध है, क्योंकि रिपोर्ट के लिए जो डेटा इस्तेमाल हुआ है वो ये कह रहे हैं कि 2017, 18 और 19 में पब्लिश हुआ, जबकि ये डेटा इससे भी पहले जमा किया गया। उन्होंने तंज के निश्तर चलाते हुए कहा कि रिपोर्ट इंग्लिश में है, उर्दू तर्जुमा करने में चंद घंटे मजीद लगेंगे। सो पटवारी भाई जो हैं आज खूब लुडियां डालेंगे, लेकिन कल जब समझ आएगी तो असल में ये रिपोर्ट हमारे जमाने की डेटा पर मुरतब हुई है, तो माहौल जो है वो सोगवार होगा। हो सकता है कि फिर इस रिपोर्ट पर अदम एतमाद भी हो जाए। शहबाज गिल साहब की तनकीद और दावे तो अपनी जगह, मगर हकीकत तो यह है कि ट्रांसपेरेंसी की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 2 एरियाज की वजह से पाकिस्तान की करप्शन रैंकिंग में तनज़्ज़ुली आई है, उनके लिए 2019 यानी तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा हुकूमती दौर का डेटा है उसको इस्तेमाल किया गया है। दूसरी जानिब आपको यह भी बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का खैर मकदम किया है, लेकिन यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि वज़ीर आज़म खुद माजी में इस हवाले से जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आया करती थी तो क्या मौक़िफ़ अपनाया करते थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर करप्शन के खिलाफ जंग के दावेदार तहरीक इंसाफ की करप्शन खत्म क्यों नहीं कर सकी? तहरीक इंसाफ की हुकूमत आखिर क्या वजह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौर में करप्शन पहले से भी बढ़ गई है? क्या वजह है कि वज़ीर आज़म करप्शन खत्म करने के दावे करते रहे, लेकिन मुल्क में करप्शन पहले से मजीद बढ़ती चली गई? आखिर अब कौन है जो करप्शन कर रहा है, कौन है जो इस सबका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? हुकूमत इस सारे मामले को कैसे देख रही है, जान लेते हैं। हमारे साथ बिल्कुल मौजूद होंगे अब से कुछ ही देर में फयाज़ुल हसन चौहान साहब, सूबाई वजीर हैं पंजाब के, और वो आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया चौहान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये कह रही है, और आपकी हुकूमत संगीन इल्जामात की जद में है जो कि अपोजिशन की तरफ से लगाए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, और इनका जवाब देने के लिए आपसे बेहतर कौन हो सकता है? चौहान साहब, चौहान साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आपको आ रही है मेरी आवाज? जी 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 बिल्कुल। मैंने कहा कि आपने अपने इंट्रो के अंदर आधा जवाब मेरा दे दिया, लेकिन जी आधा गोल कर गई। वो हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे थे। मेरी आवाज रेप्लिकेट हो रही है, ये मेरी आवाज रेप्लिकेट हो रही है ना दोबारा। ठीक है, मैं करवा रही हूँ चौहान साहब। वो चूंकि हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे थे इसलिए हम गोल कर गए। हमने कहा चौहान साहब आए, उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए पूरे तरीके से। मैं बताता हूँ आपको। असल में आप अगर ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की हिस्ट्री देखें ना, स्पेशल नून लीग की, पनामा का डिसीजन आया था तो लुडिया मारते हुए जनाब ये दोनों हाथ ऊपर उठा के और एक टांग उठा के लुडिया मारते हुए बाहर आए थे। लेकिन जब शाम को उसका अरबी तर्जमा करके आए
تو قطری سفارت خانے سے میرے خیال عربی جناب اس کا ترجمہ آیا کہ حاضہ فیصلہ شدید شطر کثیر ظلم عظیم. تو پھر ان کو سمجھ آیا کہ یہ فیصلہ کیا ہے, پھر اس کے بعد ان کے چہرے لٹک گئے تھے. اچھا. پھر اسی طریقے سے ورلڈ بینک کی پچھلے سال ایک رپورٹ آئی, جو رپورٹ جو ہے وہ 2017 اور 2016 کے حوالے سے تھی. تو بیگم صفدر امان صاحبہ نے ٹویٹ کر دی کہ جناب یہ عمران خان صاحب کی بدنامی کا باعث ہے اور فلاں. بعد میں جب پتہ چلا تو فوراً ٹویٹ جو ہے وہ اپنا ڈیلیٹ کر دیا. اسی طریقے سے کئی ایسی رپورٹ میں ہے کہ آپ میں بتاتا ہوں نا, سن لینا عائشہ, سن لو نا. وہ بڑا لمبا آپ نے انٹرو دیا ہے جناب, 10 منٹ کا, 2 منٹ کی میری گفتگو بھی سن لینا. سنائیے. تو جناب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اور آپ کے پروگرام کے ذریعے سے پورے پاکستان کو میں مطلع کرنا چاہوں گا کہ یہ 2017-18 کا ڈیٹا ہے کہ جو 2019 کے اندر کمپائل کیا گیا اور آج آپ کے سامنے رپورٹ آ گئی ہے. اس کے باوجود اس رپورٹ کے اندر کلیئر کٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی حکومت کی تعریف کی گئی, کرپشن کو ختم کرنے کے حوالے سے نیب کے کردار کو سراہا گیا کہ نیب نے پچھلے 2.5 سالوں میں 363 ارب روپے کی ریکوری کی, اور اپریشیٹ کیا گیا کہ اس دور حکومت کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی قیادت میں نیب نے بہت اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کیا. یہ اسی رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ 2017-18 کا ڈیٹا ہے جو ان کے نون لیگ کے دور اقتدار کا ہے. چلے ٹھیک ہے, اس کی بات نہیں کرتے, سمجھ آئے گی کیونکہ ان کی بات نہیں کرتے نا. یہ جو 2 انڈیکس ہیں جو کہ 2019 میں جن کے ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا, ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس ایکسپرٹ سروے 2020, ویرائٹیز آف ڈیموکریسی 2020, تو یہ 2019 کا ہے جو کہ 2020 میں پبلش ہوا, اور یہ آپ ہی کے دور کا. ہم ان کی بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تنزلی ہوئی ایکچولی. جی چوہان صاحب, آپ مجھے جناب پوری پاکستانی قوم کے سامنے اس رپورٹ کی جناب یہ پورے سنٹینس جناب دکھا دے کہ یہ 2019 کا ڈیٹا ہے, تو پھر میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ڈسکشن کروں گا. یہ 2017-18 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر آپ مجھے کم از کم کائنڈلی اس رپورٹ کا وہ پورشن, ایک منٹ سن لیں, اس رپورٹ کا وہ پورشن بھی کم از کم لوگوں کے سامنے دکھا دیں جس میں وزیر اعظم پاکستان کے کرپشن کے خلاف اقدامات کی تعریف کی گئی, نیب کے اقدامات کی تعریف کی گئی, نیب کا پریویس کردار کا کمپیریزن کیا گیا کہ اس دور حکومت کے اندر نیب نے بڑے اچھے طریقے سے جناب ریکوری کی, ملزموں کو پکڑا. اب صورتحال آپ کے سامنے ہے, 363 ارب روپے کی ریکوری آپ کی 2.5 سالوں میں ہوئی ہے. آپ کا 240 ارب روپے کی اینٹی کرپشن نے کی ہے. آپ کے جناب 200 ارب روپے کے صرف ہم نے سرکاری زمینیں عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب میں ریکور کروائی ہیں. تو آپ خود بتائیں کہ پہلے دور حکومت میں تو قبضے ہوتے رہے, پہلے دور حکومت کے تو سرکاری زمینوں کے اوپر لوٹ مار ہوتی رہی. آج شہزاد اکبر صاحب نے ساری تفصیل بتائی. لیکن آپ باگزار کرانے کی بات کر رہے ہیں, قبضہ مافیا آپ ہی کے بیچ میں سے لوگ ہیں جو بزدار صاحب کو قرار دے رہے ہیں, آپ کے ایم پی ایس ہی ہیں جو الزامات بھی لگا رہے ہیں, وہ بھی خبریں آج کل بڑی گرم ہیں. تو چیزیں تو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, الزامات بھی ساتھ ساتھ لگ رہے ہیں. دیکھا ہے جس خواجہ داؤد کی آپ بات کر رہے ہیں, میرا کولیگ ہے, میرے لیے قابل احترام ہے, وہ اپنے پرسنل گرج نکالنے لگا ہوا ہے. اس کو ہضم نہیں ہو رہا کہ عثمان بزدار جیسا ایک جناب درمیانے درجے کا سردار وہ وزیر اعلیٰ بن گیا, اس کو پیٹوں میں لوگ روڈ پڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں اکیلا نہیں ہوں, 25 سے 30 لوگ ہیں میرے ساتھ. چھوڑیں اس کو, چھوڑ دیں. اسی صوبے کے اندر ایک کمشنر اور ایک ڈی سی جو ہے نا, مہینے کا 2-2 کروڑ روپے آ کے حمزہ شہباز کو آ کے جناب ہر مہینے جمع کروایا کرتا تھا. اسی صوبے کے اندر جو ہے وہ آپ کی جو لوٹ مار کی پوری تفصیل نیب والوں نے پچھلے 2.5 سال کی ان کی لوٹ مار کی تفصیلات جو بیان کی ہے نا, جو پچھلے 35 سال یہ خاندان کرتا رہا ہے. یہاں پہ کوئی عثمان بزدار صاحب نے یا وفاق کے اندر عمران خان صاحب نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی, یہاں پہ کوئی ادارے نہیں لوٹے, یہاں پہ کوئی جناب اپنی ذاتی شوگر ملوں کے ذریعے سے عثمان بزدار صاحب نے اور عمران خان صاحب نے کوئی لوٹ مار نہیں کی, کوئی آپ کی جناب کاروباروں کے اوپر قبضے نہیں کیے. اسی پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر خاندانوں نے پورے کاروبار اس ملک کے جو وہ اپنے قبضے میں رکھے ہوئے تھے. گوشت کا کاروبار, پولٹری کا کاروبار, انڈوں کا کاروبار, دودھ کا کاروبار, آٹے کا کاروبار, چینی کا کاروبار, گھی کا کاروبار, کیبس کا کاروبار, یہ آل شریف کی مرضی سے سارے چلتے تھے. بہت ساری چیزوں کی تعریف کی گئی, بالکل ہم مانتے ہیں ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. یہ جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی یہ بھی اپنی جگہ پر ہیں کہ یہ ہوتی رہی ہیں, لیکن یہ رپورٹ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ نشاندہی تو بہت ساری چیزوں کی ہوئی, مطلب چیزیں سامنے تو بہت ساری لائی گئیں, سزائیں نہیں دی گئیں. اب اس کا کیا جواب ہے؟ سزائیں عمران خان صاحب نے دینی ہے, سزائیں حکومت نے دینی ہے.
سزائیں عدالتوں نے دینی ہوتی ہے عائشہ صاحبہ. تو کام تو تبھی پورا ہوگا ہمارا نا کام جب ہے کوئی نتیجہ سامنے آئے گا. پوری بات سنو عدالتیں نا. کام نہیں کر رہی پھر. عائشہ سوال پوچھ کے عائشہ سوال پوچھ کے 2 منٹ جواب سن لیا کرو. آپ کو میرے مزاج طبیعت کا پتہ ہے. جی جی. آپ تسلی سے 3 منٹ 4 منٹ 6 منٹ کا جتنا مرضی تب نہیں اب میں سن لوں گی نا. مجھے دے دیں آپ جواب کی. عدالتیں کام نہیں کر رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سزا عمران خان نے نہیں دی. آپ سوال کرنے کے بعد جب میں جواب شروع کرتا ہوں تو آپ 15 سیکنڈ کے بعد اگلا سوال پوچھنا شروع ہو جاتی ہو. ٹھیک ہے سن لو نا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ہم نے اس نیب کو کہ جو آل شریف اور آل زرداری کی گھر کی باندھی اور لونڈی اور ملازمہ تھی نا, ہم نے اس نیب کو ایک آزادانہ طریقے سے کام کرنے کا موقع دیا. وہ چودھری قمر الزمان کی نیب کہ جو اس عدالت سپریم کورٹ کے اندر میں پاناما کی اس پیشی میں بیٹھا ہوا تھا جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا اس کو قمر الزمان کو کہ تم جناب حدیبیہ پیپر مل کے خلاف اپیل کرو گے کہ نہیں کرو گے نیب والے. اسے کہا میں نہیں کروں گا, جو کرنا ہے کر لو. تو جناب وہ ایک نیب وہ تھی. ایک نیب وہ ہے کہ جس کو آزادانہ ایک ماحول فراہم کیا, جو حکومتی حلقوں سے بھی لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے, جو اپوزیشن کے حلقوں سے بھی. تو جناب ہمارا کام, حکومت کا کام نیب کے لیے ایک آزادانہ ماحول اور پیسج فراہم کرنا تھا. آگے عدالتوں نے احتساب, عدالتوں نے اور ہائی کورٹ, سپریم کورٹ اور سیشن نے جو ہے وہ فیصلے دینے ہیں. بنی گالا سے فیصلے نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ٹائم ہمارے پاس کم ہے. چوہان صاحب ایک آخری چیز میں پوچھنا چاہوں گی, کوئکلی ذرا اس کا جواب دے دیجیے. سینٹ الیکشن سے قبل جہانگیر ترین صاحب کو ایک اہم ذمہ داری دینے کے حوالے سے بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ انہیں ٹکٹیں بانٹنے والی کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے. تو درست ہے یہ خبر؟ آپ سے کنفرمیشن چاہ رہے تھے. نہیں, کوئی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. فیاض حسن چوہان صاحب صوبائی وزیر پنجاب ہمارے ساتھ موجود. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے کوئکلی, پھر ہمیں آنا ہے انہی ایم پی ایس کی طرف جن کا میں نے حوالہ دیا کہ بہت سارے الزامات جو ہیں وہ تحریک انصاف کے اپنے ہی ایم پی ایس جو ہیں وہ لگا رہے ہیں. ایک ناراض ایم پی ہمارے ساتھ بالکل موجود ہوں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ ہوئے. ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب اپوزیشن کی وکٹیں گرا رہے ہیں تو دوسری طرف پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی ایس سردار عثمان بزدار کے ساتھ آ کھڑے ہوئے ہیں. ان پر سنگین الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا پنجاب میں سارے کام ایک ہی حلقے میں ہونے ہیں. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی ایم پی اے خرم لقاری اور خواجہ داؤد سلیمانی کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی میں ویژن لے کر آئے تھے مگر کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. خرم لقاری نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کی خدمت کے لیے نہیں آئے, یہ کچھ بھی نہیں کر رہے. تحریک انصاف نوجوانوں کے نام پر بنی تھی مگر آج کہیں بھی نوجوان نظر نہیں آ رہے. پی ٹی آئی میں عزت نہیں ہے. جو ویژن لے کر آئے تھے وہ ویژن کہیں نہیں دکھائی دیا. جبکہ خواجہ داؤد سلیمانی کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں وہ بتائیں میں کن کے نام پر کام کر رہا ہوں. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ وہ استعفیٰ دیں, میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں, پھر دونوں الیکشن لڑتے ہیں, سب کو پتہ چل جائے گا. چھوٹی سی بات ہے, اب کیا پورے پنجاب میں ایک ہی حلقہ ہے جہاں پہ کام ہونے, ہم ووٹ لے کے نہیں ہیں. وہ کہاں ہے عمران خان صاحب کی پارٹی؟ ہم تو ینگ لوگ انہی کے لیے آئے تھے نا, آزاد الیکشن لڑ کے ہم نے انہیں عزت دی ہے, پارٹی کو عزت دی ہے, ملک بچانے کے لیے کہ کرپشن بند ہو. کرپشن بھی ہو رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ پی ٹی اے کے سینٹ پہ کچھ بھی ہوتا ہے نا, پھر پی ایم صاحب سی ایم سب سے پوچھے نا, ایم پی ایس کا قصور نہیں ہوگا کیوں غلطی ان کی. انہوں نے ادھر قبضے زمینوں پہ کیے ہوئے ہیں, وہ بھی چیک کر لیں. وہ کہتا ہے کہ قبضے چھڑواؤ, یہ قبضے کر رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں سی ایم صاحب کو, وہ استعفیٰ دے کے 86 اور 85 میں الیکشن لڑے, میں بھی استعفیٰ دے کے 86 اور 85 میں الیکشن لڑتا ہوں. پتہ چل جائے گا کہ غریب عوام کس کے ساتھ. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ناراض اراکین پنجاب اسمبلی کو بزدار سرکار سے تحفظات ہیں کیا اختلافات کی وجہ ذاتی مسائل اور معاملات ہیں, جیسا کہ ابھی چوہان صاحب نے بھی کہا کہ ان کو کچھ ذاتی مسئلے ہیں, یا پھر خالصتاً عوامی مسائل کے سبب یہ نوبت آن پہنچی ہے کہ آج پریس کانفرنس بھی کر دی گئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی تحریک انصاف کے نوجوان رکن ہیں پنجاب اسمبلی سے خرم لقاری صاحب. بہت شکریہ خرم صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ آزاد امیدوار کے طور پر منتخب ہوئے تھے, پھر آپ نے تحریک انصاف کا انتخاب کیا, شمولیت اختیار کی. یقیناً آپ کو کچھ نظر آیا ہوگا تو آپ نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی. اب کیا اختلافات ہو گئے اور اتنا کیسے بڑھ گئے کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے. جی لقاری صاحب میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ نوبت کہیں لاتا نہیں ہے تو آپ کو مجبور کیا جاتا ہے. نوبت جاتا ہے اس لیے آپ پہنچے گا. دیکھیں نا, اگر آپ اپنے حلقے کی عوام سے وہ لے کے آتے ہو, آپ 2 سال ان سے ایک ہی چیز مانگتے ہو اور وہی چیز آپ کو نہیں دی جاتی جس کی عوام آپ کے حلقے کی عوام کے گھر بے گھر ہو جاتے ہیں. صفر
अब दरिया का कटाव इतना ज्यादा, और जिस जगह पे डीजी खान में एक ही पुल बन रही है 2 अरब रुपए की, और 70 अरब रुपए के काम डीजी खान में हो रहे हैं। मेरे हल्के की आप देखें, दरिया जहां घर चले गए वहां तो सिपर जरूरी है, वाजिब है। वहां पे 33 करोड़ रुपए नहीं दे सकते ये लोग। इरिगेशन के नाम जमीनें कराई गई, जमीनें करा के उनके बाद 33 करोड़ हुकूमत के पास फंड नहीं है। हैरानगी की बात है। सही है। हमें कहा कि मुझे मुशीर बनाया गया तो मैंने मुशीरत भी छोड़ दी, फिर मुझे प्राइस कंट्रोल दिया गया, मैंने प्राइस कंट्रोल भी छोड़ दिया। अच्छा, खुद छोड़ा आपने? मैं अगर हल्के की आवाम मुझे वोट देगी तो मैं आज असेंबली में भी हूँ जी। मेरी माशाल्लाह तीसरी पुष्ट असेंबली में आ रही है। हम तो आवाम की खिदमत के लिए आते हैं, गरीब आवाम की। अगर मैं वोट लेके उनका सहारा नहीं बन सकता तो मैं किस खाते का हूँ? सही। तो खुरम मैं साहब, वापस जाने मतलब को भी तो नहीं हूँ। ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, क्या और भी लोग हैं जो इस तरह के गिले शिकवे कर रहे हैं? क्योंकि दाऊद सुलेमानी साहब तो तकरीबन कहते हैं 25 से 30 मेंबरान ये अभी पहला ये आप इस दावे की तस्दीक करते हैं? देखिए बात सुने, दाऊद सुलेमानी साहब अकेले नहीं है जी, बिल्कुल करता हूँ। ये अभी पहला एपिसोड है, अभी आगे आपको और मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी सेकंड एपिसोड का वेट करें, ये बहुत सारे लोग हैं। हाँ, अच्छा, उन 20 में से जिनके हवाले से दावा किया गया था, 20 में से 20 से 30 जो अरकान असेंबली थे, उनमें गजनफर अब्बास भी थे जिन्होंने इसकी तरदीद कर दी थी। मैं क्लिप आपको दिखाना चाहूंगी, वो क्लिप सुनिए, फिर उसके बाद मैं वापस आके आपसे जवाब लेती हूँ। बात होते हैं उस पर हम गाय बजाय साहब से मुलाकात करते रहते हैं, हमारे मसले मसाइल हल हो रहे हैं। जिस तरह बाकी तमाम तरीके साहब के कारकुन ट्रीट हो रहा है, जो है अरकान असेंबली ट्रीट हो रहे हैं, उसी तरह हम भी ट्रीट हो रहे हैं। हमारे मोहतरम दोस्त हैं, हमारे ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन उनके ज्यादातर जो इख्तलाफात है वो उनके जाती तौर पर रज़िया साहब के साथ है। उनके तफज़ात जो है वो, ये तो मौक़िफ़ था जी गजनफर साहब का, जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि वो उन्हीं 20 से 30 अरकान में शामिल है। तो क्या वाकई कोई जाती नौयत का मसला है? क्योंकि वहां से तो यही कहा जा रहा है कि आपके जाती कुछ मसाइल है जिसकी वजह से आप ये सब हरकतें कर रहे हैं। मेरी बात सुने, मैं पहले तो उन 20 के ग्रुप में, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पहले तो 20 के ग्रुप में ही नहीं हूं। अच्छा, ठीक हो गया? ठीक है जी, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। और ख्वाजा सलमान साहब का भी जो बात कर रहे हैं ना कि ये उनके बात चाहते हैं, देखिए वो ग्रुप वो खुद चल के इनके पास उल्टा है। अच्छा। मेरे पास भी उनके पैगाम आ रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ ज्वाइन करो भाई। मैंने कहा तुम किसी और चीज के लिए और मैं आवाम के लिए हूँ। हाँ जी। अच्छा, बाकी सेनेट का वोट आ रहा है, अभी आपको थोड़ा सा अभी सेनेट के वोट से पहले भी और कुछ नजर आएगा। भी 2-4 दिन में और भी कुछ लोग आने वाले हैं। कोई राब्ते हो रहे हैं खुरम साहब आपके साथ? आपको मनाने की कोई कोशिश हो रही है, या आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मसाइल, उनको हल करने की कोई कोशिश की जा रही हो पार्टी की तरफ से? देखिए जी, मनाया आपने जाता है तो नाराज हो। हम इमरान खान के बयान के साथ आए थे, हम नाराज किस लोगों के लिए, आवाम के लिए हुए हैं। हाँ, तो जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है? हमारे वोट के बगैर सीएम साहब भी तो नहीं बन सकते थे। देखिए 2 साल से जिन्होंने कुछ नहीं किया तो वो अब क्या करेंगे 2.5 साल से? आज उन पे मैं उम्मीद रख सकता हूँ। अच्छा, खुरम लगारी साहब, आपके ऊपर ये इल्जाम आयद किया जाता है कि मनपसंद मेडिकल रिपोर्ट जो है ना बनाने पर आपने सरकारी डॉक्टर की बरतरफी के लिए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को खत लिखा था, और इस मामले में जब आपको हुकूमती हिमायत नहीं मिली तो फिर आपने जो है वो इस तरह से नाराजगी का इजहार कर दिया। नहीं, लिसन, मेरी बात सुने, ये 1 साल पुरानी बात है। अगर मेरे गरीब वोटर को एक डॉक्टर बेड से उठा के फेंक देते हैं, हाँ। कि तू यहाँ से दफा हो जा, तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो डॉक्टर मगरूर है, वो डॉक्टर गरीब आवाम के साथ ज्यादती करेगा, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या मैंने गलत किया तो ठीक है, मैं ये गलती कर 2 बार फिर करूंगा। उन्होंने मुझे वोट देके बनाया और मेरा एक बीमार लाकर बंदा बेड से फेंक दिया जाता है, तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन इल्जाम तो ये है ना, नहीं, इल्जाम आपके ऊपर ये है कि आप मनपसंद मेडिकल बनवाना चाह रहे थे, मेडिकल रिपोर्ट बनवाना चाह रहे थे, जो कि नहीं बनाई गई, तो फिर आपकी तरफ से ये कार्रवाई की गई। फिर आप साबित कर दे असलियत क्या है। ये इल्जाम है ना, तो इल्जाम हुआ, ऑब्वियसली आपसे जिसका दिल करता है, जब आपके पास कोई जवाब नहीं मिलता ना। मैं देखें, मैं यंग लड़का हूँ, लिसन मेरी बात सुने, मैं यंग लड़का हूँ, मेरा पहला फर्स्ट टेन्योर है, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगाया नहीं जा सकता भी इसने ये काम किया, तो छोटी छोटी नुक्ताचीनी होती रहती है। ये तो नहीं है कि लगाया नहीं जा सकता, लग तो रहे हैं। एक इल्जाम आपके ऊपर ये भी है कि आपको मुशीर खुराक तैनात किया गया था और हटाया इसलिए गया क्योंकि खुफिया इदारों ने, नहीं सुन लेना, खुफिया इदारों ने एक रिपोर्ट दी थी, और वो ये रिपोर्ट थी कि आप मरात लेने के लिए महकमा खुराक के अफसरान पर दबाव डालते रहे, जिसकी वजह से वो फिर आपसे वापस लिया गया। ये दुरुस्त है?
ना जी, अगर यही किया कि उन्हें साबित करे, उन्हें शो करे, साबित दे ना, सबूत दे। इस चीज पे आपने मुझ पे बात किया, मुझे सबूत दे। कैसे आप ये बात कर सकते हो? नहीं, हमारा तो काम है ना, देखें आपसे आप मुझे आप कह रहे थे कि आपका आप पे- वर्जन मैं आपको कहता हूँ आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। हाँ, नहीं आप नहीं, कैसे ये बात कर सकती मैं हैं? नहीं लगा रही हूँ, ये इल्जामात आपके ऊपर लग रहे हैं। हम तो आपको हाँ। प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मेरा खुरम वजह आप लगारी मुझे कह रही है कि आप पे इल्जाम खुरम है। लगारी साहब, आपको रहे हैं। प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जो इल्जामात सर, आपके देखिए, ऊपर लग मैडम रहे हैं, साहिबा, आप बात सुनिए। उनका जवाब मैं दीजिए। आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देखिए तो लगते रहे, आप मुझे साबित कर दे, अगर मैं गलत हूँ साबित कर दे। ये अब मेरा गलत काम कह रहा नहीं हूँ, है ना मुझे साबित साबित करो। करना, ये मेरा काम नहीं है ना खुरम लगारी साहब। मुझे गलत साबित मुझे करें। मेरी बात सुने खुरम लगारी तो साहब, आपका काम मुझे तोहमत तो लगाना लगता भी है नहीं है। आप- मैडम से बात सुने, मैं आपका तोहमत नहीं काम लगा तोहमत रही लगाना भी हूँ, नहीं है। आपके ऊपर इल्जाम है, आपको मैं तो अपना प्लेटफॉर्म दे रही हूँ कि आप लोगों को बता सकें कि इल्जाम गलत है। ये मेरा काम नहीं है, मैंने नहीं लगाया, ये रिपोर्ट है, ये मेरे सामने पड़ी हुई है। मैडम बात सुने, अगर आपको रब ओहदा देता है ना तो हाँ जी, ये किस चीज की रिपोर्ट है? जी जी हॉस्पिटल की, डॉक्टर को हटाने की है कि मैंने कहा तो उसे हटाई यहां से। जी जी, अगर किसी गरीब बंदे को, बुजुर्ग को नीचे फेंका जाए, मगरूर डॉक्टर फेंके, तो क्या मैं रिपोर्ट लिख के उसको हटाना, मैं क्या ठीक कहूँ? है। इसको सेरे पहना है? चले गरीब ठीक है लोगों जी, के कोई ठीक है। कोई नहीं है, उनका कोई भी नहीं है। ठीक है कोई जी, केयर हमारे करने पास के लिए जो नहीं है। रिपोर्ट थी, हमने भाई बात वो नहीं। भी मैं हूँ गरीब viewers के आदमी सामने रख दी। मैं खुद वो गरीब भी आदमी के रख दी। साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, आपका वर्जन भी आ गया और हमारा यही काम है कि रखें। दोनों साइड्स की स्टोरीज को जो है वो लोगों जी, के रखें। सामने रखा जाए। बहुत शुक्रिया खुरम लगारी साहब, नाराज रुकन है जी पंजाब असम्बली के, और इल्जामात इनकी जानिब से सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अवाम के लिए जो है ये अब इनको खड़े होना पड़ा है, इनको स्टैंड लेना पड़ा है, तो ये स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। माली बहरान का शिकार पेशावर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाजमीन को अपने बच्चों की तालीम और 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने फंड्स न होने की बिना पर मुकम्मल तनख्वाहें देने से साफ मना कर दिया है, जबकि रवा महीने जनवरी में मुलाजमीन को आधी तनख्वाहें देने का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभालते ही तालीमी इमरजेंसी का ऐलान किया था, लेकिन मुनज़्ज़म लाएअमल न होने की वजह से तालीमी सूरत हाल बेहतर होने की बजाय अबतर होती जा रही है। यूनिवर्सिटियां और तालीमी इदारे किसी न किसी मसले पर एहतजाज की अमाजगाह बनते जा रहे हैं। कभी असातिज़ा की तरक्की के लिए एहतजाज और कभी यूनिवर्सिटी में हिरासमेंट के खिलाफ एहतजाज, मगर इस बार पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा यूनिवर्सिटी चलाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी शदीद माली मसाइल से दो चार है। तालीमी इमरजेंसी से तालीम इमरजेंसी में के नाम से तलबा यूनिवर्सिटी के माली मामला चलाने और मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए चंदा मुहिम चला रहे हैं। रियासत मदीना का ख्वाब दिखाने वाली रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी को पूरा करने से भी कासिर लग रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी के तलबा को तालीम हासिल करने के साथ साथ यूनिवर्सिटी के जो माली मसाइल हैं उनके लिए भी पैसे इकट्ठे करना होंगे। एक तहरीरी हुक्मनामा रजिस्ट्रार पेशावर यूनिवर्सिटी के दस्तखत से जारी हुआ है कि तमाम मुतलका अफराद की इतला के लिए अर्ज है कि माली मुश्किलात की वजह से यूनिवर्सिटी जनवरी के महीने की मुकम्मल तनख्वाह अदा करने से कासिर है, यानी 1 फरवरी को जो तनख्वाह मिलनी है वो सिर्फ बुनियादी यानी बेसिक तनख्वाह ही अदा की जा सकेगी। यह हुक्मनामा आला हुकाम की मंजूरी से जारी हुआ है। पेशावर यूनिवर्सिटी के हुकाम के मुताबिक इस महीने यूनिवर्सिटी की अपनी बुनियादी जो अदायगियां हैं उसके लिए 285 मिलियन रुपए दरकार हैं, जिसमें से 172 मिलियन रुपए तनख्वाहों की मद में हैं, जबकि 73 मिलियन जो हैं वो पेंशन की मद में हैं और 40 मिलियन दीगर अदायगियों के लिए दरकार हैं। इस वक्त यूनिवर्सिटी के पास 112 से 115 मिलियन रुपए मौजूद हैं और इन फंड से ये तमाम अदायगियां जो हैं वो नहीं की जा सकती, इसलिए फैसला किया गया है इस मरतबा सिर्फ बुनियादी तनख्वाह अदा की जाएगी और इस तरह पेंशन भी कम ही दी जा सकेगी। और फिर उसके साथ साथ ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि तलबा जो हैं उन्होंने अपने जो है वो चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है ताकि ये जो माली इमदाद है हो सके और असातिज़ा की जो मुश्किलात हैं उसको भी हल किया जा सके। बहरहाल तलबा लीडर अमाद निज़ामी साहब ने इस मुद्दे के ऊपर हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया अमाद ज्वाइन करने के लिए। कब से शुरू किए अच्छा तर्जमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी के तर्जमान हैं जी नुमान, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दोनों हमारे साथ मौजूद है। नुमान, सबसे पहले मैं आपसे आगाज कर लेती हूँ, फंड्स की कमी के मामलात चल कब से रहे हैं और कब ये इतला जो दी गई है, कितना मतलब कितना अरसा पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच न्यू टीवी का कि आप पेशावर यूनिवर्सिटी का वर्जन ले रहे हैं। देखिए खसारा तो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, लेकिन इस मरतबा जो वजह है, बड़ी वजह वो बजट में
जो कट लगा है 11%। जो HEC ने जो डिमांड किया था वो उनको नहीं मिला, तो डेफिनेटली HEC जो है वो फिर बाकी फिर यूनिवर्सिटीज को जो है ग्रांट देती है। तो एक मेन वजह तो ये है कि HEC को खुद कम बजट मिला है। तो एक दूसरी पेशावर यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि तकरीबन 10 महीने कोविड-19 की वजह से हमारी ऑनलाइन ऑन कैंपस क्लासेस नहीं थी, जिसमें स्टूडेंट्स की रिकवरी नहीं हुई। सही है। नहीं तो कोई हुकूमत से बात हुई है नुमान, कोई बात हुई है, कोई आप लोगों ने अपील की है कि इस मसले को हल किया जाए? जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत से भी राब्ता हुआ है, फेडरल हुकूमत से भी उनसे भी राब्ता हुआ है। और देखिए हमारा जो सेनेट और सिंडिकेट की जो मीटिंग्स होती हैं इनमें बाकायदा नुमाइंदगी होती है सूबाई हुकूमत और HEC रिप्रेजेंटेटिव्स। डेफिनेटली उनको पता है कि क्या हालात है हमारे, ये नहीं कि मालूम नहीं है, हर चीज ओपन है। बस ये एक जो दो वजूहात मैंने बताई, और इसके अलावा जो रीजन है वो ये है कि हमारा जो जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो भी फैसला किया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, फॉर एग्जांपल एबटाबाद में कोई कॉलेज है उसकी एफिलिएशन पहले हमारे साथी पेशावर यूनिवर्सिटी के साथ। इमाद निजामी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इमाद, स्टूडेंट्स ने खुद से चंदा इकट्ठा करने की एक मुहिम का आगाज की, कब से इस मुहिम का आगाज किया और इसका हिस्सा सिर्फ क्या स्टूडेंट्स ही हैं या साथ भी हैं? बहुत शुक्रिया मैडम आपका। मैं आपको बताता चलूँ कि पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा पिछले तकरीबन 2 सालों से ये मुतालबा करते आ रहे थे कि जामिया पेशावर माली बहरान का शिकार हो रही है। हुकूमत से बार बार, हायर एजुकेशन कमीशन के हुक्काम से बार बार ये मुज़ाकरात भी हुए थे हमारे, और यही मुतालबा भी हम कर रहे थे कि जामिया पेशावर माली बहरान की तरफ जा रही है। लेकिन हुकूमत और हायर एजुकेशन कमीशन के जो नुमाइंदे थे वोटर्स से मस नहीं हो रहे थे। तो नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस से ये एलामिया जारी हुआ कि हम इस महीने की तनख्वाहें पूरी अदा नहीं कर सकते, हम आधी तनख्वाहें अदा करेंगे। तो हमने ये सोचा कि जब हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही, हायर एजुकेशन भी हमारी बात नहीं सुन रही, तो फिर क्यों ना हम रोड पर जाकर अपनी मदद आपके तहत चंदा इकट्ठा कर देना शुरू कर दे, और यूनिवर्सिटी का जो माली बहरान है उसमें यूनिवर्सिटी के मददगार साबित हो। तो आज से हमने ये अपना जो ये मुहिम है, हमने आज सुबह से ये अपनी मुहिम शुरू कर दी है। ये महज एक चंदा इकट्ठा करना सिर्फ नहीं है, बल्कि हुकूमत के ऐवानों में। और इमाद निजामी और नुमान हमारे साथ मौजूद थे, और ये बड़ी संगीन किस्म की सूरत हाल है। वो हुकूमत जो तालीम को प्रायोरिटी बनाकर वोट लेकर आई, और एक ऐसे सूबे में यानी खैबर पख्तूनख्वा में जहां उनका पिछला टेन्योर भी था, और वहां के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वहां पर तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो माली बहरान का शिकार है। बड़ी संगीन सूरत हाल है। यकीनन हुकूमत को इस पर बहुत गहरी नजर रखने की और सोचने की जरूरत है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।